नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने लॉ वीटा के यूट्यूब चैनल पे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम कानून को या फिर विधि को समझने के लिए एक ऐसी विचारधारा के बारे में बात करेंगे जो कि उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। और मैं इस लेक्चर में इस वीडियो में बात करूंगी प्राकृतिक विधि सिद्धांत की, यानी कि नेचुरल लॉ थ्योरी की, विधि शास्त्र में। तो अक्सर हम सोचते हैं कि जो विधि है वह सिर्फ वही है जो सरकार बनाती है या फिर कोई भी राजनीतिक श्रेष्ठ बनाता है, पॉलिटिकल सुपीरियर जिसको हम कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक के नियम हो गए या फिर चोरी करने पर जो हमें सज़ा मिलती है, गुनहगार को जो सज़ा मिलती है उसके नियम हो गए, ये सभी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो शायद किसी किताब में ना लिखे हो या फिर कहीं पर भी और ना लिखे हो, लेकिन फिर भी हम जो है उन्हें सही मानते हैं। जैसे कि किसी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचाना या फिर किसी की मदद करना आदि। तो प्राकृतिक विधि सिद्धांत इन्हीं हम कह सकते हैं कि अदृश्य नियमों की बात करता है जो कि कहीं पर भी लिखे नहीं गए हैं, परंतु फिर भी मानव समाज उनका पालन करता है। तो आइए इस सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो अगर मैं आपको इस सिद्धांत का परिचय दूं, तो जो प्राकृतिक विधि सिद्धांत है वह न्याय शास्त्र की एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण विचारधारा है। और ये मानती है कि जो विधि है, जो कानून है, वो सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका आधार जो है वो नैतिकता, तर्क और प्रकृति के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उनमें छिपा हुआ है। सार्वभौमिक सिद्धांत का मतलब होता है कि जो ऐसे सिद्धांत है जो कि सबके ऊपर बराबरी से अप्लाई होते हैं, मतलब कि यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं, इसका मतलब ये होता है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल या फिर सीधे शब्दों में कहूँ, तो प्रकृति में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमेशा से मौजूद हैं और ये ही असली विधि है, ऐसा इस सिद्धांत का यानी कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत का मानना है। अब देखते हैं कि इस प्राकृतिक विधि का अर्थ क्या होता है। तो प्राकृतिक विधि वह कानून है जो मनुष्य की अंतरात्मा यानी कि इनर कंसाइंस, तर्क शक्ति और नैतिकता पर आधारित होती है, ठीक है। और इस सिद्धांत को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्रेष्ठ विधि, सुपीरियर लॉ, या फिर नैतिक विधि, मॉरल लॉ, या फिर ईश्वर स्वीकृत विधि, या फिर गॉड गिवन लॉ, ठीक है। और यह विधि किसी भी समय, स्थान या समाज की सीमाओं से परे होती है। यानी कि जो नियम आज सही है वह हज़ार साल पहले भी सही था और आने वाले हज़ार साल बाद भी सही रहेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है? और यह विधि जो है वो मानव निर्मित विधियों की वैधता को जाँचने का एक नैतिक मानदंड प्रस्तुत करती है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान द्वारा बनाया गया कानून प्राकृतिक विधि के खिलाफ है, तो वह कानून या वो विधि जो है वो शायद सही नहीं माना जाएगा, ठीक है? और वास्तविक जीवन का उदाहरण अगर मैं इसमें आपको दूँ, तो मान लीजिए किसी देश में एक ऐसा कानून बनाया जाता है जो कहता है कि केवल जो गोरे लोग हैं, ठीक है, वही वोट दे सकते हैं और जो काले लोग हैं वो नहीं दे सकते, ठीक? तो ये जो है प्राकृतिक विधि सिद्धांत के अनुसार यह जो कानून है ये एक तरह से अन्यायपूर्ण होगा, ठीक है? ये इनजस्टिस करेगा, क्योंकि ये मानव की समानता के जो मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है उसके खिलाफ है, जो यूनिफॉर्मली अप्लाइड प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ है। इसलिए प्राकृतिक विधि इस कानून की वैधता पर जो है वो सवाल उठाती है। और अगर मैं भारत का उदाहरण लूँ, तो भारत का जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 14 में हमें जो है वो समानता का अधिकार प्राप्त है। और वहीं अनुच्छेद 21 में हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इस तरह के प्रावधान वहाँ पे हैं जो कि काफ़ी हद तक प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों से ही प्रेरित है। और ये ऐसे अधिकार हैं जो मानव के रूप में हमेशा स्वाभाविक रूप से मिलते ही हैं, ना कि सिर्फ़ इसलिए कि सरकार ने उन्हें बनाया, ठीक है? ये पहले से ही मौजूद है कहीं न कहीं हमारे मानव के जो स्वभाव है, उनका जो आम दिन का मतलब आए दिन का जो चाल-चलन है, उन सारी चीज़ों में ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ऑलरेडी मौजूद हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राकृतिक विधि की अवधारणा है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है? और इसे अलग-अलग युगों में, अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला हम देखते हैं कि प्राचीन काल में इसका क्या रूप प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें हमारे पास एक विधिवेत्ता हैं जिनका नाम है सुकरात, जिन्हें हम इंग्लिश में सोक्रेट्स कहते हैं। तो इनका मानना था कि न्याय और नैतिकता का जो आधार है, वो ईश्वरीय तर्क है। यानी कि जो उन्होंने मतलब विधि को केवल शासकों की इच्छा नहीं माना था, ठीक है? तो ये सुकरात ने अपने सिद्धांतों का पालन करने के लिए जो है ज़हर का प्याला पी लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जो नैतिक सिद्धांत हैं, वो राज्य के नियमों से ऊपर थे। और नेक्स्ट जो है इसमें वो है प्लेटो। तो उन्होंने आदर्श राज्य की परिकल्पना दी, जहाँ विधि का जो उद्देश्य है, वो नैतिकता और सद्गुणों की प्राप्ति होना चाहिए। उनके अनुसार कानून का जो लक्ष्य है, वो समाज को हमेशा बेहतर ही बनाना होना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। और इसमें जो हमारे दूसरे विद्वान हैं, उनका नाम है अरस्तू, जिन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। तो अरस्तू ने जो प्राकृतिक न्याय न्याय है, उसको 2 भागों में बाँटा था, 2 भागों में विभाजित किया। पहला था कि प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस, ये वो होते हैं जो मतलब सब पे एक जगह एक तर मतलब एक जगह या फिर हर जगह एक समान अप्लाई होते हैं, एक समान इनका एप्लीकेशन होता है। और दूसरा है वैधानिक न्याय, यानी कि लीगल जस्टिस, जो प्रत्येक राज्य में अलग होता है। यानी कि ये वो होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा इनको बनाया जाता है। और उनका कहना था कि जो विधि है, उसका उद्देश्य हमेशा तार्किक तर्क के आधार पर जो है वो समाज में समरसता स्थापित करना है, ठीक है? अगर मैं इसका उदाहरण दूँ आपको, तो सपोज़ कि किसी भी समाज में जो हत्या करना है, वो हमेशा गलत माना जाता है, और इसीलिए ये एक तरह का प्राकृतिक न्याय है। और हत्या के लिए क्या सज़ा होगी, या वैधानिक न्याय है जो हर देश में अलग हो सकता है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन काल की, जो इसका अगला काल, अगला युग रहा है, तो वो है रोमन काल। इसमें हमारे जो विद्वान हैं, उनका नाम है सिसरो, और इन्होंने कहा कि सच्ची विधि जो है वो तर्क संगत है और प्रकृति से उत्पन्न होती है। यानी कि जो असली विधि है, असली कानून है, वो हमेशा किसी न किसी तर्क पे ही आधारित होगा, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, ठीक है? और उसकी जो मतलब उसका जो स्रोत है उत्पन्न होने का, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, वो हमेशा प्रकृति ही होती है, ठीक है? और रोमन विधि में भी जुस नेचुरल और जुस जेनेटुम, यानी कि प्राकृतिक विधि और सार्वभौमिक विधि, इनकी अवधारणाएँ जो है वो विकसित हुई। और जुस जेनेटुम, वो नियम होते हैं जो सभी सभ्य समाजों में समान पाए जाते थे। अब अगला जो काल है हमारा, वो है मध्यकाल। इसमें हमारे पास जो विद्वान हैं, उनका नाम है सेंट थॉमस एक्विनास, और इनका प्राकृतिक विधि सिद्धांत जो है वो अत्यंत प्रभावशाली रहा। और इन्होंने विधि को 4 भागों में बाँटा। पहला है शाश्वत विधि, यानी कि इटर्नल लॉ। ये वो विधियाँ होती हैं जो ईश्वर द्वारा बनाई गई होती हैं, जैसे कि ब्रह्मांड का नियम आदि। और दूसरा है देवीय विधि, यानी कि डिवाइन लॉ। ये वो होते हैं जो ईश्वर के जो वचन होते हैं, जो हमने धर्म ग्रंथों के रूप में जैसे कि उन्हें एक्यूमुलेट कर लिया, उनका संग्रह कर लिया है। ये वो विधियाँ होती हैं जैसे कि बाइबल हो गई, हिंदूज़ के लिए जो हमारी भगवद गीता है, ये सारी। और जो तीसरा है वो है प्राकृतिक विधि, यानी कि नेचुरल लॉ। तो ये वे शाश्वत विधियाँ होती हैं, मतलब ये शाश्वत विधियाँ का मतलब विधियों का एक हिस्सा होता है, जो मानव तर्क द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है? जैसे कि सही गलत इसका ज्ञान होना, ये इसमें आता है। और चौथा और आखिरी है वो है मानव निर्मित विधि, मतलब ह्यूमन लॉ, ठीक है? तो ये जो इंसान प्राकृतिक विधि के आधार पर बनाता है, उसे ही हम मानव निर्मित विधि कहते हैं। उनके अनुसार मानव विधि तभी जो है वो वैध मानी जाएगी जब वह प्राकृतिक विधि से मेल खाती हो, अन्यथा वो इसको मतलब डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नहीं मानेंगे। अगर मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊँ, तो सपोज़ अगर किसी मानव निर्मित कानून से, मतलब कि ह्यूमन लॉ जो है, उस कानून से व्यक्ति के जीवन का जो मौलिक अधिकार है, ठीक है? वो अगर छीना जाता है, तो एक्विनास के अनुसार वह कानून जो है, वह विधि जो है, वो वैध नहीं होगी, क्योंकि वह प्राकृतिक विधि के ही खिलाफ है, ठीक? उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले काल की ओर, तो वो है पुनर्जागरण काल, यानी कि रेनेसां पीरियड। तो इसमें जो हमारे सबसे पहले विधिवेत्ता है, जो ज्यूरिस्ट है, उनका उनका नाम है ह्यूगो ग्रोशियस, और इन्हें आधुनिक प्राकृतिक विधि का जो है वो जनक माना जाता है, ठीक है? और उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक विधि है, वह ईश्वर से स्वतंत्र भी मानी जा सकती है, और यह मानव तर्क पर आधारित होती है। यह एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले इसे ईश्वर से सीधा जोड़ा जाता था, ठीक है? तो इन्होंने थोड़ा-सा अपना अलग एक विचार प्रस्तुत किया मानव के समक्ष।
और दूसरे जो है हमारे वो है थॉमस हॉब्स। और इन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि में मनुष्य स्वार्थी होता है और जीवन जो है वो असुरक्षित होता है। अतः मतलब लोग एक सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके तहत संप्रभु जैसे कि सरकार हो गई उसको सत्ता सौंपते हैं, ताकि शांति और सुरक्षा जो है वो बनी रहे समाज में। और यहाँ प्राकृतिक विधि स्वयं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है, ऐसा थॉमस हॉब्स ने कहा। ये इनके विचार थे। अब इसके बाद जो है हमारे पास वो है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने मानव अधिकारों की जो है वो सुरक्षा के लिए प्राकृतिक विधि की अवधारणा दी, जैसे जीवन, स्वतंत्रता या फिर संपत्ति का अधिकार, ये सारे ही। और उन्होंने राज्य की सीमित सत्ता का समर्थन किया, यानी राज्य को इन प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा जॉन लॉक ने कहा। सपोज कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, यूएसए। उन्होंने स्वतंत्रता घोषणा पत्र दिया जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अधिकारों का उल्लेख है। तो जॉन लॉक के विचारों से ये बहुत प्रभावित था, ठीक, ये हमारे पास एक तरह का कानूनी उदाहरण है। अब इसमें जो लास्ट है वो है रूसो। तो रूसो ने सामूहिक इच्छा यानी कि जनरल विल की जो अवधारणा है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो दिया और कहा कि विधि समाज की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। उनके अनुसार एक सच्चा कानून वही है जो पूरे समुदाय की भलाई को दर्शाता है, ठीक है। अब हम इसके साथ-साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी काल की ओर, जो कि है आधुनिक काल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नैतिक मूल्यों की जो स्थापना थी, पुनः स्थापना की आवश्यकता मतलब महसूस हुई थी, क्योंकि युद्ध में मानवता के खिलाफ बहुत ही भयानक अपराध हुए थे, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस बारे में कुछ ना कुछ ज्ञात होगा ही। तो इस काल में एक हमारे मतलब विधिवेत्ता थे जिनका नाम है फुलर, और एक और थे जिनका नाम है रोनाल्ड डॉर्किन। इन विद्वानों ने विधि में नैतिकता को एक आवश्यक तत्व माना, ठीक है? मतलब कि इन्होंने जो विधि है उसमें जो नैतिक मूल्य है या नैतिक जो चीज़ें हैं जिन्हें हम नेचुरल प्रिंसिपल्स कहते हैं, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना था। और उन्होंने तर्क दिया कि कानून सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि उसमें एक आंतरिक नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि नाज़ी जर्मनी के कानूनों को अक्सर अनैतिक माना जाता था। भले ही वे उस समय के मानव निर्मित कानून थे, ठीक है? लेकिन आधुनिक प्राकृतिक विधि ये सवाल उठाती है कि क्या ऐसे अनैतिक कानून वास्तव में कानून कहलाने के लायक हैं? तो ये इसका एक उदाहरण हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्राकृतिक विधि है, इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं या फिर क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी। तो सबसे पहला ये है कि यह जो है सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होती है। मतलब कि यह जो विधियाँ हैं, इन मतलब प्राकृतिक विधि के अनुसार जो विधियाँ होती हैं, वो हर जगह और हर समय जो है समान रूप से होती है, अप्लाई होती हैं। और दूसरा है कि इसका जो आधार है, वो नैतिकता है, तर्क है और मानव स्वभाव में होता है। और तीसरा है कि यह मानव निर्मित विधियों की वैधता की कसौटी होती है, ठीक है? मतलब ये तय करती है कि जो मानव निर्मित कानून है, वो सही है या फिर नहीं, या फिर ठीक है, ये चीज़ तय करती है। और लास्ट है कि यह अन्यायपूर्ण विधियों का विरोध करती है। मतलब कि जो ऐसी विधि बनाता है, जो ऐसी मानव निर्मित विधियाँ होती हैं, जो कि प्राकृतिक विधि के अनुसार नहीं होती है, उनसे मेल नहीं खाती हैं, तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब इस ये जो सिद्धांत है, प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर इस विधि को किन ग्राउंड्स पे इनकी आलोचना की गई थी। तो हालाँकि ये बहुत ही प्रभावशाली थी, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएँ भी हुई हैं। तो सबसे पहला ये है कि यह सिद्धांत अत्यधिक आदर्शवादी और अस्पष्ट है। प्रकृति या नैतिकता का अर्थ हर किसी के लिए अलग हो सकता है, ठीक है? दूसरा है कि नैतिकता की सार्वभौमिक व्याख्या संभव नहीं है, क्योंकि नैतिक मूल्य समाज दर समाज भिन्न होते हैं। जो एक समाज में सही माना जाता है, वह दूसरे में गलत हो सकता है, ठीक है? इसीलिए सार्वभौमिक व्याख्या नैतिकता की संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि कुछ समाजों में मृत्युदंड जो है उसको नैतिक माना जाता है, बल्कि जबकि कुछ ऐसे समाज हैं जहाँ पे वो कंप्लीटली बैंड है, उसको उसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है? और तीसरा जो उसका आलोचनात्मक पक्ष है वो ये है कि व्यावहारिक स्तर पर यह सिद्धांत जो है वो विधि के यथार्थ पहलुओं को अनदेखा करता है।
विधि को लागू करना, उसकी प्रक्रियाओं, उसके सामाजिक प्रभाव को ये पूरी तरह से नहीं समझाता है। इसीलिए ये इन चीज़ों पे खरा नहीं उतरता है। और आखिरी जो है वो ये है कि जॉन ऑस्टिन जैसे जो सकारात्मक विधि के समर्थक हैं, इसे अवैज्ञानिक मानते हैं और वो कहते हैं कि कानून वही है जो सरकार बनाती है और नैतिकता को कानून से अलग रखना चाहिए, ठीक है? ये जॉन ऑस्टिन का मानना था जो कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जनक माने जाते हैं या फिर फादर माने जाते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे पहुँच गए जो कि निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूज़न है। तो प्राकृतिक विधि का सिद्धांत विधि यानी कि लॉ और नैतिकता यानी कि मोरालिटी के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यह न केवल कानूनी व्याख्या को एक नैतिक दिशा प्रदान करता है, बल्कि मानव निर्मित विधियों की वैधता को जाँचने का एक उच्च मानदंड भी प्रस्तुत करता है। आधुनिक समय में यह सिद्धांत मानवाधिकार, संविधानवाद और न्याय की अवधारणाओं में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। जब भी हम किसी कानून के सही या गलत होने पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं न कहीं हम प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को ही लागू कर रहे होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ़ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि न्याय और नैतिकता का भी एक स्तंभ है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज का जो लेक्चर था या फिर आज का जो हमारा टॉपिक था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत ही एक विस्तृत के विवरण मतलब यहाँ पे डिस्कस किया इस पर्टिकुलर लेक्चर में। और अगर आपके मन में इस विषय पर या फिर इस कानून से जुड़े किसी और विषय पर कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।